एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसकी शादी एक बेहद ही खूबसूरत लड़के से होती है और करीब 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 सालों के अंदर लड़की 2 बच्चों को जन्म देती है। परिवार बेहद हंसमुख था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन लड़की के जिंदगी में एक और मोड़ आता है और उसके पति का देहांत हो जाता है। पत्नी अपने बच्चों के साथ गम में डूबी रहती है, लेकिन उसके पति के मरने के 15 दिन बाद ही उस महिला के साथ ऐसा ऐसा जुल्म होने लगता है कि जब महिला थाने पहुंचकर थानेदार को सारी बात बताती है तो जो थानेदार होता है वह भी आरोपी के साथ मिल जाता है, यानी कि ईमानदारी से काम नहीं करता है। अब महिला जब हद से ज्यादा बर्दाश्त करने की जो सीमा होती है हद से ज्यादा हो जाती है तो महिला पहुंचती है एसपी साहब के पास। एसपी साहब के पास पहुंचने के बाद जब वो अपनी शिकायत एसपी साहब से दर्ज कराती है और जो जांच पड़ताल में हकीकत सामने आती है वह वाकई में बेहद ही शर्मसार कर देने वाली रहती है। आप यकीन नहीं करेंगे इस घटना पर जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे साथी चैनल पर नए आए हैं जुड़िए विशु वारदात तक के इस परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आजकल श्री राम मंदिर यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर जिसका उद्घाटन 22 तारीख को होना है, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने उस मंदिर में यानी कि अपने घर में प्रवेश करेंगे। इसको लेकर तरह तरह की तैयारियां जोरों पर हैं। काफी लोग अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साइबर ठग भी एक्टिव है। वह भी चूना लगाने के लिए आपको तरह तरह की लुभावनी वादे, जैसे कि कम पैसे में होटल, आगे सीट की बुकिंग और भी कई तरीके से साइबर ठगी में लगे हुए हैं। कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं, तो आप भी सतर्क रहें, जागरूक रहें, सावधान रहें, ऐसे साइबर ठगों से किसी के भी बहकावे में न आए। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यह सच्ची घटना है राजस्थान के चूरू की। चूरू में एक थाना लगता है तारानगर। तारानगर थाने में ही एक गांव आता है। एक उसी गांव में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है प्रमोद। प्रमोद उस परिवार का मुखिया रहते हैं। प्रमोद के घर में उनका इकलौता लड़का रमेश भी रहता है। अब रमेश पढ़ा लिखा लड़का रहता है, काम धाम देख रहा था, अपना बिजनेस संभाल रहा था। अब इसी बीच उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगती है, तो जो उसके पिता प्रमोद होते हैं वह अपने बेटे की शादी चूरू जिले में ही पास के ही एक गांव में एक लड़की रहती है प्रेमलता, उसी के घर फिक्स कर देते हैं। प्रेमलता बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है। अब उसी चूरू जिले के एक मंदिर में लड़की के परिवार वाले और लड़के के परिवार वाले आते हैं। एक दूसरे को यानी कि लड़की और लड़के एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब बात आती है पैसे की, दहेज की। अब जब दहेज की बात आती है तो जो लड़की का पिता होता है और जो माँ होती है वो अक्सर दहेज को लेकर, चाहे किसी भी लड़की के माँ बाप हों, डरे रहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कहीं ऐसा तो नहीं है कि दहेज को लेकर मेरी बेटी को नापसंद कर दे, इस शादी से इनकार कर दे। अब उसके प्रेमलता के माता पिता बहुत डरे रहते हैं। लेकिन जब दहेज की बात जब प्रेमलता के पिताजी लड़के के पिता प्रमोद से करते हैं तो प्रमोद कहते हैं कि मुझे दहेज की आवश्यकता नहीं है, मुझे लक्ष्मी के रूप में आपकी बेटी चाहिए। अब जैसे ही यह बात एक लड़की का पिता सुनता है, उसे इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए थी। वह बेहद खुश होता है और लड़की के माँ से बताता है कि परिवार बेहद अच्छा है और वहां हमारी लड़की बहुत खुश रहेगी। अब शादी फिक्स होती है और 2016 में दोनों की शादी हो जाती है। अब जब 2016 में दोनों की शादी हो जाती है, लड़की प्रेमलता प्रमोद के साथ अपने पति रमेश के साथ बेहद खुश रहती है। दिन बीतता जाता है, समय गुजरता जाता है। करीब शादी को 3 साल हो जाते हैं और 3 साल के अंदर ही जो प्रेमलता रहती है 2 बच्चों को जन्म देती है। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब इसी बीच उसकी माँ की तबीयत इस कदर खराब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और प्रमोद की बीवी यानी कि रमेश की माँ का इसी बीच देहांत हो जाता है। अब घर में मातम फैला रहता है। सब कुछ अब फिर
गाड़ी पटरी पर आने लगती है, परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी ठीक 1 साल बाद यानी कि 2017 के आसपास जो लड़का रहता है रमेश, इसकी भी हालत खराब होती है और इसकी भी अचानक से मौत हो जाती है। अब पूरा परिवार सदमे में रहता है। जो पत्नी रहती है प्रेमलता, अब उस एक तरह से अनाथ हो जाती है। जो पति होता है उससे बेहतर पत्नी को कोई नहीं समझ सकता है। अब पति के मरने के बाद पूरे घर में गम का माहौल छा जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका भी रो रो कर बुरा हाल रहता है, प्रेमलता का भी रो रो कर बुरा हाल रहता है। अब घर का जो माहौल था बेहद गमगीन था। जैसे तैसे 15 दिन गुजरता है। काम धाम होने के बाद अब फिर से परिवार अब धीरे धीरे अपने जो पिता रहता है अपने बेटे की मौत को भूलकर अपने परिवार को संभालने में लग जाता है। पत्नी भी अब धीरे धीरे अपने पति की मौत से उबर रही थी। अपने बच्चों को लेकर अब संभालने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच एक दिन अब उसके घर में सिर्फ उसका ससुर प्रमोद और प्रेमलता और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। और लड़की जो रहती है प्रेमलता, उसकी उम्र अभी 27 से 28 साल रहती है। यानी कि एक तरह से एक जवान विधवा लड़की अपने बच्चों के साथ जीवन गुजार रही थी। पति के मौत को ठीक 15 दिन हुए थे। 15वें दिन शाम को जब प्रेमलता नहा धोकर अपने कमरे में जाती है, बच्चे सो जाते हैं। बच्चे सोने के बाद जो उसका ससुर होता है प्रमोद, अपने कमरे में आवाज देता है अपनी विधवा बहू प्रेमलता को। अब प्रेमलता जैसे ही कमरे में जाती है तो जो ससुर होता है वह कहता है कि बेटा मुझे 1 गिलास पानी ला कर दे दो। और जैसे ही प्रेमलता 1 गिलास पानी लेकर कमरे में जाती है, अंदर जाती है तो जो वह दृश्य देखती है वह देखकर हैरान रहती है। दरअसल कमरे में उसका ससुर बिल्कुल नग्न अवस्था में सोया रहता है। अब यह देखते हुए उसके हाथ से गिलास छूट जाता है और पानी नीचे बिखर जाता है, फैल जाता है। अब वो अपने आंखों को बंद करती है। तभी ससुर उठता है और जाकर अपनी बहू को पकड़कर जबरदस्ती खींचकर अपने बेड पर ले जाता है। और बेड पर ले जाने के बाद अपनी ही बेटे की पत्नी यानी कि अपनी ही बहू के साथ, जिसके बेटे को मरे हुए मात्र 15 दिन हुए थे, एक ससुर अपनी ही बहू के साथ हैवानियत पर उतर जाता है। अब उसके साथ जबरदस्ती वह संबंध बनाने लगता है। बहू रोकने की कोशिश करती है लेकिन ससुर नहीं मानता है। अब ससुर अपनी बहू के साथ रात भर संबंध बनाता है और पत्नी सुबह जब उठकर अपने बच्चों के पास जाती है तो वो रोने लगती है। छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं माँ क्या हुआ। अब माँ उन बच्चों को क्या बताती है। अब वह बर्दाश्त करती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जो ससुर होता है अब फिर एक दिन अपनी बहू को जबरदस्ती पकड़कर कमरे में ले जाता है और फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब फिर से एक बार प्रेमलता डर जाती है और फिर एक दिन बैठकर अपने ससुर को समझाती है कि यह गलत है, ऐसा मत करो। मेरे पति को मरे हुए 15 से 20 दिन अभी हुए हैं और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है कि तुम्हारे बेटे को मरे हुए 15 से 20 दिन हुए हैं और तुम उसी की पत्नी के ऊपर गंदी नजरें लगाए बैठे हुए हो। ससुर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूं। अब जैसे ही यह बात वह सुनती है वह शॉक्ड हो जाती है, हैरान रहती है। अब किसी तरह से वह अपने घर वालों से बातचीत करके एक किराए पे कमरा लेती है। अब वह किराए पर कमरा लेकर अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगती है। अब फिर एक दिन बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से जैसे ही घर लौटते हैं तो अपने माँ को बताते हैं कि रास्ते में उनके बाबा मिले थे, यानी कि प्रमोद मिले थे। अब पत्नी गुस्सा होती है और अपने बच्चों से कहती है कि उस अपने बाबा से दूर रहे बच्चे। अब बच्चे घर में जाते हैं, तभी पीछे से उसके बाबा यानी कि प्रेमलता के ससुर पीछे से उसके कमरे में पहुंचते हैं। यह देखते ही प्रेमलता हैरान रहती है, डर जाती है। वो अपने ससुर को अपने घर से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन जो ससुर होता है वह फिर से अपनी बहू का हाथ पकड़ता है और उसी के कमरे में लेके जाता है और बच्चों के सामने ही जबरदस्ती करने लगता है। और इस बात पर जब बच्चे विरोध करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, पत्नी भी
यानी कि जो बहू रहती है वह चिल्लाने लगती है, तो जो ससुर होता है धमकी देते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद वह देखता है कि बच्ची और जो दोनों बच्चे रहते हैं उसके, वह स्कूल जा रहे हैं। तभी वह अंदर कमरे में पहुंचता है और दरवाजा बंद करके अपनी बहू के साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है, किसी से कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी मार डालूंगा। अब इस बात से प्रेमलता बेहद डर जाती है। अब वह किसी से कुछ कहने की कोशिश भी नहीं करती। अब वह परेशान हो जाती है। अब परेशान होने के बाद किसी तरह से हिम्मत जुटाती है। वह सोचती है कि अगर वह अपने घर वालों को बताएगी, किसी और को बताएगी तो बहुत बदनामी होगी, लोग क्या सोचेंगे। अब वह तरह तरह की बातें सोचने लगती है। अब एक दिन परेशान होकर के वह पहुंचती है तारानगर थाने। तारानगर थाना जाने के बाद वह शिकायत दर्ज कराती है कि उसके ससुर उसके साथ पति के 15 दिन मरने के बाद 15वें दिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, जबरदस्ती करते हैं और आए दिन अब ऐसा काम करते हैं। जब मैं मना करने की कोशिश करती हूं तो वह मुझे धमकी देते हैं, मारते हैं और पीटते हैं। मैं उनसे अलग रहती हूं ताकि मैं उनसे सेफ रहूं, बची रहूं, फिर भी वह मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। आखिर मैं क्या करूं, मुझे न्याय चाहिए। अब पुलिस वाले उसके ससुर के पास जाते हैं, उसके ससुर से जाकर पूछताछ करते हैं। तभी वहां कुछ लोग, गांव के जो मुखिया रहते हैं, वह लोग पहुंचते हैं और पुलिस को जैसे तैसे करके वहां से वापस भेज देते हैं। अब जिस पुलिस को जांच पड़ताल कर ससुर को जेल भेजना चाहिए था, वह पुलिस वहां पे शांत हो जाती है। अब गांव के मुखिया मिलकर एक पंचायत बुलाते हैं। पंचायत बुलाकर, महिला भी उस पंचायत में रहती है, बुलाकर बताया जाता है कि वहां के जो पंचायती रहते हैं, जो मुखिया रहते हैं, वह उस महिला को विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद जो प्रमोद है वह ऐसी हरकत नहीं करेगा, इस बार उसे माफ कर दिया जाए। अगर ऐसी हरकत करेगा तो फिर से उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। अब पंचायत जो मुखिया रहते हैं गांव के, वो उसे इस बार बचा लेते हैं। लेकिन फिर से एक दिन जो महिला रहती है अपने घर पे अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही थी किसी तरह से। महिला रात में, बच्चे सो जाते हैं घर पर, तो अपने कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी। तभी दरवाजा खटकता है। 28 दिसंबर 2023 की रात को। अब जो लड़की रहती है प्रेमलता, वह डर जाती है, कितनी रात को 10 बजे कौन आया होगा। वह जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसका ससुर खड़ा रहता है। प्रेमलता पूछती है, इतनी रात को आप क्या करने आए हैं, क्या जरूरत है। अब फिर से उस ससुर को अपनी बहू की लत लग चुकी थी, उसको हवस की लत लग चुकी थी। अब वह दरिंदा बन चुका था। इतना कुछ होने के बाद भी उसे शर्म भी नहीं आई और वह फिर से अपनी बहू के हाथों को पकड़ता है और कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब जैसे ही जबरदस्ती करता है, पत्नी शोर मचाती है। अभी वह अपनी बहू के कपड़ों को खोलना शुरू करता है। तभी बच्चे भी जाग जाते हैं और शोर मचाना शुरू करते हैं। बच्चों को भी पता चल चुका था कि उसका बाबा अब इंसान नहीं, अब दरिंदा बन चुका है। जैसे ही जोर जोर से आवाज आती है, फौरन ही धमकी देते हुए ससुर यह बोलते हुए निकलता है कि मैं तुमसे शादी करके रहूंगा, तुम्हें ही अपना पत्नी बनाऊंगा। अगर तुमने किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब वहां से भाग जाता है। कुछ लोग आते हैं, प्रेमलता से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों शोर कर रही थी। तो वह शांत हो जाती है, बहाना करके चुप हो जाती है। फिर एक दिन वो अपने पुराने वाले घर कुछ सामान लेने जाती है। तभी ससुर अकेला पाकर उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाता है, शोषण करता है। अब प्रेमलता ऊब चुकी थी, थक चुकी थी, वह परेशान हो चुकी थी कि आखिर वह क्या करे। उसके पति का पिता अपने ही बहू के साथ, जिस ससुर को मदद करनी चाहिए थी बेटे के मरने के बाद, वह ससुर अब हैवानियत पर उतर चुका था। अब उसे हवस की लत लग चुकी थी। वह अपने बहू को ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता था और उसे ही अपना पत्नी बनाना चाहता था। दरअसल उसकी भी पत्नी मर चुकी रहती है। अब वह हवस में इस कदर पागल हो जाता है कि वो अपने बहू को और सामाजिक इज्जतों को छोड़कर अब अपने बहू के ही चक्कर में पड़ जाता है। एक बार फिर से उसके साथ दरिंदगी करता है। अब वहां से प्रेमलता रोते हुए अपने घर पहुंचती है, यानी कि अपने कमरे पर पहुंचती है और वह बैठकर बहुत रोती है और सोचती है कि आखिर अब वह किसके पास जाए। जिस पुलिस वालों के पास वह अपने न्याय के लिए गई थी, वह पुलिस वाले
उस न्याय दिलाने के बदले मुखिया पर यह बात छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। काश कि उसी दिन पुलिस वाले उसके ससुर को, प्रमोद को, पकड़कर जेल भेज देते तो अब वह लड़की सेफ रहती। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अब लड़की बेहद डर जाती है कि आखिर वह क्या करे। अगर वह ससुर के साथ शादी भी कर ले तो कल को बच्चे बड़े होंगे तो समाज उन्हें क्या कहेगा, लोग उन्हें क्या कहेंगे। इस बात से वह डरी रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब अगले दिन वह उठती है और उठकर फौरन ही पहुंचती है एसपी दफ्तर। एसपी दफ्तर पहुंचने के बाद वह एसपी साहब से गुहार लगाती है कि एसपी साहब, मेरे ससुर मेरे साथ गलत गलत कार्य करते हैं और मैं पुलिस थाने भी गई थी, वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, बल्कि कार्रवाई करने की जगह पंचायत में यह फैसला छोड़ दिया गया था। अब पंचायत के ऊपर फैसला छोड़ दिया गया था। अब एसपी साहब जब यह बात सुनते हैं तो बेहद हैरान होते हैं कि काश पुलिस वाले, जो उनके थाने की पुलिस थी, अगर वह पहले ही इस केस को सॉल्व कर देती तो आज इस विधवा बहू को इतना कोई प्रताड़ित नहीं करता और वह एसपी दफ्तर नहीं पहुंचती। अब एसपी साहब जांच पड़ताल के आदेश देते हैं और फौरन ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आदेश देते हैं। अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। वह व्यक्ति को जब पुलिस गिरफ्तार करती है फिर भी वह कहता है कि मैं जेल से छूट कर आऊंगा तो भी मैं तुम्हें पत्नी बना कर रहूंगा। उसे इस कदर नशा चढ़ा हुआ था, वह हार मानने को तैयार नहीं रहता है। अब पुलिस उसके ससुर को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। अब एक विधवा नारी महिला जिसको ससुर को मदद करनी चाहिए, वही ससुर नरभक्षी निकल जाता है और दरिंदगी करने लगता है अपनी बहू के साथ। दरअसल कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। कुछ भी हो सकता है। जरूरत है तो आपको सावधान रहने की, डट कर मुकाबला करने की। दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने अपील की है कि आज आप मेरा नाम जरूर लीजिएगा। तो कुछ साथी हैं जो हमेशा अक्सर बेहतर कमेंट करते रहते हैं, सुझाव भी देते रहते हैं, जिसमें सुबोध कुमार जी सिलीगुड़ी बीएसएफ से हैं, अलका गर्ग हैं, बहन जया बाधवानी जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से, नासिर पठान है महाराष्ट्र से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। आप लोगों का कमेंट पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है। जो आप सुझाव देते हैं मैं उसे अमल करता हूँ। आप ही लोगों की बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दे, सपोर्ट दें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।